देखो आज अपन जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है औद्योगिक विकास का। औद्योगिक विकास, ठीक है। इसमें देखो अभी एट प्रेजेंट जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी आर्थिक आंकड़े जो निकाले जाते हैं वो प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर कीमतों पर निकाले जाते हैं, ठीक है। प्रचलित मूल्यों का मतलब है वर्तमान बाजार मूल्यों पर आर्थिक आंकड़ों को अपन डिसाइड करते हैं, और स्थिर वर्ष का मतलब है पीछे के किसी भी आधारभूत वर्ष को अपन लेकर उस समय के मूल्यों के आधार पर अपन विकास दरों को निर्धारित करते हैं। तो अभी राजस्थान में जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हो रही है उसका स्थिर मूल्यों के लिए आधारभूत वर्ष 2011-12 है, ये अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें आता क्या क्या है, ये देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान क्या है? राज्य की जीडीपी में योगदान कितने परसेंट है? ये 24.67% है। %24.67 है। पहला सवाल तो ये है, औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में जो योगदान है वो कितना है? 24.67% है, ठीक है। अब इस औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र होते हैं, उनमें आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र के टोटल अपन 4 उपक्षेत्र पढ़ते हैं। औद्योगिक गतिविधियों को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जाता है? 4 उपक्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है इसमें खनन, नंबर 1 क्या है? खनन मतलब माइनिंग आएगा। नंबर 2 में आपको विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, और नंबर 3 पे आप इसमें देखेंगे निर्माण क्षेत्र। देखो निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। और चौथा बिंदु आता है इसमें विद्युत, गैस, जल एवं विद्युत, गैस, जल एवं उपचारात्मक सेवाएं। उपचारात्मक सेवाएं, ठीक है। देखना यहां ये जो आंकड़ा लिख रहा हूं ये डाटा सिर्फ एक ही ध्यान में रखना आपको, 24.67%। राज्य की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का कितने % योगदान है? 24.67% है, ठीक है। अब इस औद्योगिक क्षेत्र को अपन ने कितने उपक्षेत्रों में बांटा है? अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां जो मैं डाटा लिखूंगा या किसी भी किताब में इन फ्यूचर हर साल पढ़ने पड़ेंगे ये डाटा आपको, तो ये डाटा याद रखने के नहीं होते हैं। जब भी आपके सामने कोई इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आए तो उससे सवाल कैसे निकालोगे? तो अभी देखो मैं इनके सामने परसेंटेज लिख रहा हूं। खनन क्षेत्र का है 2.78%, लिख लो आप इनके आगे। उसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र का है 10.06%। इसके बाद में निर्माण क्षेत्र का है 8.68%, और बाकी जो ये अन्य सेवाएं हैं इनका 3.15%। 3.15%। थोड़ा सा देखना, बार बार ऐसा किताबों में आपको मिलेंगे ऐसे आंकड़े लिखे हुए, क्योंकि गाइड जब लिखी जाती है तो ज़्यादातर कट पेस्ट किया जाता है, ओरिजिनल टेक्स्ट कोई नहीं लिखता। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये डाटा तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसको उपक्षेत्रों में बांटा, ये 24% कैसे डिवाइड हो रहा है? 2 और 10 12 और 8 20 और 3 23 और 1.67 इनका आगे वाले का योग हो गया ना। ये डाटा आपको याद नहीं करना है। अब सवाल आपसे क्या पूछेंगे? सवाल आपसे ये पूछेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में
सर्वाधिक योगदान किसका है? समझ गए आप? औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है? तो ये सवाल है, देखो विनिर्माण, डाटा याद नहीं रखना है। विनिर्माण के बाद में क्या आ रहा है? निर्माण। निर्माण के बाद में क्या आ रहा है? हैं? ये विद्युत, गैस, जल व अन्य सेवाएं। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है खनन। ये बात समझ में आ गई ना? अब ऊपर वाली बॉक्स वाली बात के अलावा ये चीज, ये अपन ने ये आंकड़ों से निकाला है। तो देखो दो ही सवाल आपको ध्यान में रखने हैं, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। देखो औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। और औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम योगदान किसका है? खनन का। समझ में आ गई बात? अब यहां एक बार आप राजस्थान का सीन देखेंगे। माइनिंग की दृष्टि से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजीबोगरीब स्टेट है, इतनी ज्यादा खनिज पदार्थ अपने यहाँ पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली अपन ये कहें कि 82 टाइप के माइनिंग मटेरियल अपने यहाँ मिलते हैं, जिनमें से 57 टाइप के खनिजों का अपन खनन भी कर रहे हैं। फिर भी औद्योगिक क्षेत्र में ये जो 4 घटक या 4 उपक्षेत्र आते हैं, उनमें माइनिंग का सबसे कम योगदान है। समझ लो ना आप? तो देखो ये सिचुएशन क्या है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है। खनिज पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है, लेकिन खनिज की स्थिति मतलब उत्पादन की स्थिति जो है खनिज पदार्थों की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि अपने पास अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी खेतड़ी से लेकर रघुनाथगढ़ तक अपना एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार खोजा गया है। तो वो नीचे पड़ा है, उसको निकालने के लिए, बाहर निकाल के उसको संवर्धित या कल्टीवेट करने के लिए, मतलब फिल्टर करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए अपने को। तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। पहली बात तो अपने पास तकनीकी नहीं है, तकनीकी अगर मिल भी जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। तो ये देखो औद्योगिक क्षेत्रों में आज भी हमारा सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है। और खनन का क्या है? सबसे कम है। तो ये ध्यान रखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस उपक्षेत्र का है? विनिर्माण का। और सबसे कम योगदान किस उपक्षेत्र का है? खनन का। हो गई क्लियर बात? 2 सवाल मैंने आपको बताए, पहला सवाल ये, दूसरा ये। हमेशा आपको अर्थशास्त्र की किताब में ऐसे डाटा लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा डाटा आपको याद रखना है, कौन से छोड़ने हैं। ये आपको नहीं याद नहीं करने। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल जो आपके लिए बनता है, एक सवाल लिखो आप इसमें, राज्य के पास या राज्य का मुख्य उद्देश्य है, राज्य का मुख्य उद्देश्य है, राज्य का मुख्य उद्देश्य है। ये चीजें बहुत छोटी हैं और ऐसी ही चीजें सवाल में अपने को फंसा लेती हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य है, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं MSME को बढ़ा देना, या इसको अत्यंत MSME को बढ़ा देना। ये तो है शॉर्ट में। देखो M का मतलब क्या है? माइक्रो। थोड़ा सा इसको समझेंगे इंडस्ट्री को समझने के लिए। M का मतलब क्या है? स्मॉल। और M का मतलब है मीडियम। मीडियम। और E का मतलब है एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज। तो देखो ये है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लिख दो, चाहे उद्योग लिख दो। तो राजस्थान का मुख्य ध्येय क्या है? राजस्थान सरकार या राज्य का मुख्य ध्येय कौन सी इंडस्ट्री को डेवलप करना है? अब इनके अलावा इंडस्ट्री का एक टाइप और बच गया, वृहद दीर्घ। समझ गए आप? तो देखो
ये 3, अब प्लस बची क्या है, दीर्घ या वृहद इंडस्ट्री बची है। तो राज्य के मुख्य ध्येय में बड़े उद्योगों को डेवलप करना टारगेट नहीं है। समझा कि बात, जैसे बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे DMIC की बात करें तो ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, यूपी से, दिल्ली से भी आगे यूपी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, मुंबई तक जाता है। तो ये भारत सरकार, तो राज्य का जो मुख्य ध्येय है वो कौन से, अब यहाँ इससे क्या निकला, कौन से उद्योग राज्य के मुख्य ध्येय में शामिल नहीं है? शामिल तो है भाई, वृहद उद्योगों को अपन डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपने मुख्य ध्येय में शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या बन जाएगा, दीर्घ या वृहद। प्राथमिकता में हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को शामिल करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो देखो राज्य का आपसे अल्टीमेटली ये बात पूछी जाए कि राजस्थान के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बड़ा चैलेंज क्या नजर आ रहा है, तो उनका बड़ा चैलेंज ये नजर आ रहा है कि राजस्थान में अभी भी अपन दीर्घ उद्योगों के ऊपर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं। कारण मैंने आपको बताया कि ना तो अपने पास अभी तक इतना पैसा है, ठीक है, और ना ही अपने पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो देखो भंडारण की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन उत्खनन या उत्पादन की दृष्टि से विपन्न है, गरीब है। गरीब है तभी तो आज हम बड़े टारगेट को चेस करने की नहीं सोच रहे हैं। अब भी अपन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, इनको ही अपने टारगेट में ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा राज्य का उद्देश्य जो है, पहला तो इनको बढ़ावा देना है, राज्य के मुख्य ध्येय में नंबर 1, इसको नंबर 1 दे दो। बात समझ गए ना आप? सवाल मैंने आपको समझा दिया है। दूसरी चीज जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, निर्यात, राज्य की निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाना। निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाना, निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाना, ठीक है। अब देखो राजस्थान के, अब देखो निर्यात हिस्सेदारी किसकी, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से अपन प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करना दूसरे राज्यों को, विदेशों को। अभी यही चीज इसमें डिस्कस करेंगे अपन, जो जो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां इस निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाना, और यहां मैं शब्द लिख रहा हूं संस्थागत, मतलब इंस्टीट्यूशन या संस्था स्थापित करके हम ऐसा चाहते हैं। तो यहां अपने पास 2 संस्थागत प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। नंबर 1, पहला लिखो, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ये काउंसिल का गठन राजस्थान सरकार ने किया है और ये राजस्थान में बनने वाले उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए काम कर रही है। दूसरा आप इसमें लिखो, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज को समझेंगे। इसको पार्क को मैं पार्क्स कर देता हूं, बहुवचन बढ़ा दिया। इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं EPIPs। ये नीचे स्मॉल s लिखा है ना, इसका मतलब बहुवचन है। तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट, संवर्धन को कहते हैं प्रमोशन, आई को इंडस्ट्रियल, और पार्क्स, इनकी अभी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो यहां ये मैंने राजस्थान राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में बताया है। तो देखो जैसे सवाल दे दिया, सवाल सुनना, देखो इन दोनों को एक जगह क्यों किया है। सवाल ये दे दिया कि निम्न में से राज्य के निर्यात में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया संस्थागत प्रयास है। ए में दे दिया राज्य निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना, दूसरा दे दिया निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, ए और बी बोथ। तो क्या हो गया, तीसरा दे दिया कि मान लो कि असत्य में दे दे तो ये जोड़ दिया कि राज्य का मुख्य ध्येय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के उत्पादों को, निर्यात को बढ़ावा देना। तो बात वो ये इनके प्रोडक्ट्स को ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो राज्य में जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करने या निर्यात करने के लिए जो संस्थागत प्रयास किए गए वो क्या है, 2 टाइप के हैं। ये काउंसिल या परिषद बनाई है और ये कुछ पार्क हैं जिनकी अभी अपन चर्चा करेंगे। तो इन दोनों टाइप की संस्थाओं का उद्देश्य क्या है, राज्य के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। क्लियर हो गई बात, ये राज्य के मुख्य ध्येय हो गए। अब आगे देखो, इसमें अगला जो सवाल आपको ध्यान में रखना है वो लिखो आप इसमें,
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, हेडिंग डालेंगे। मैं बिल्कुल भी फालतू का सेंटेंस आपको नहीं बताऊंगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी जो है ना, इंडेक्स, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, आईआईपी शॉर्ट में लिखते हैं, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें पहले एक सवाल लिखेंगे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सत्य कथन है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सत्य कथन है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन है, ठीक है। इसमें डैश करके पहला लिखो, ये एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला, जारी किया जाने वाला समग्र संकेतक है। समग्र संकेतक है, समग्र संकेतक है। देखो, निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला समग्र संकेतक, समग्र का मतलब संपूर्ण, ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखोगे, इस संकेतक को मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। संकेतक को मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। इसके डाटा जो हैं वो मासिक संकलित होते हैं। तीसरा, इसमें ये राज्य के औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है। ये राज्य के औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है। और डी में आप लिखेंगे, इसमें 3 बड़े समूह हैं। इसमें 3 बड़े समूह विनिर्माण, खनन एवं विद्युत शामिल हैं। विनिर्माण, खनन एवं विद्युत शामिल है। देखो, ये चारों ही बातें सही हैं, इनके अलावा और कोई चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन देखो, मैं आपको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर रहा हूं। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, पहली बात तो क्या है, निश्चित अवधि के लिए जारी करने वाला समग्र संकेतक है। संबंध किससे है? उद्योगों से। तो जैसे पहली बात आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए कि उद्योगों के ऊपर जो समग्र संकेतक इंडेक्स जारी की जाती है, समग्र का मतलब है उद्योग से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की ओर से जारी किया जाने वाला उद्योगों के संबंध में एक समग्र संकेतक है। दूसरा, इसके जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो जुटाए जाते हैं, जैसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक ऐसे दे देते हैं, पंचवर्षीय। तो कैसे होते हैं? मासिक, हर महीने इसके डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। तीसरी बात, ये देखो, ये राज्य के औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है। निष्पादन का मतलब है परफॉर्मेंस। जैसे निष्पादन और उत्पादन, ऐसा जैसे ये लिख दे ये खाली उत्पादन का संकेतक है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कच्चा मटेरियल जुटाना, इससे जुड़ी हुई बाकी एक्टिविटी, क्यों है ये? देखो, औद्योगिक निष्पादन का क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों बड़ी चीजें, विनिर्माण, खनन और विद्युत, ये तीनों इसमें शामिल है। क्लियर हो गई बात? ये चीज तो है आपकी हमेशा के लिए, मतलब जब जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है
वो हमेशा के लिए आपके लिए ये 4 ही बातें रखेगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो देखो कोविड की वजह से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट आई है भाई, इंडस्ट्री, सेवा, इन सब की स्थिति खराब हुई है। तो देखो पिछले साल में न्यूनतम स्तर पर जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, मैंने आपको बताया कि इनकी रिपोर्टिंग मंथली होती है, तो साल इसमें नहीं दर्शा सकते, अपने को क्या दर्शाना पड़ेगा, साल के साथ महीना। समझ आ गई बात? तो इसके नीचे एक नोट लिख लो, मई 2021 में, मई 2021 में, मई 2021 में ये न्यूनतम स्तर पर देखा गया। ऐसा जो आंकड़ा है ये डाटा चेंज होता रहता है, समझ आ गई बात? जैसे एक साल बाद, पिछले एक साल की बात कर रहे हैं अपन, तो जैसे एक साल बाद की इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो अगले 12 महीनों में कौन से मंथ में इसको न्यूनतम लेवल पे आंका गया। या कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा, जैसे कोविड में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है तो अब अपने को गिरने की रेट ही पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आर्थिक या औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेजी से होती हैं तो पीक भी पूछ लेते हैं कि किस महीने में ये टॉप पर था। तो यहां अभी अपने पास जो जवाब बन रहा है मई 2021, ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो अपने लोवेस्ट लेवल पर था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे MSME। इसके ऊपर MSME शॉर्ट में समझोगे ना अब, है माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहां ये वर्गीकरण जो है वो लंबे टाइम से अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका वर्गीकरण जो है वो चेंज करते रहते हैं। आधार जो है किस आधार पर इनको बांटा है, तो अभी आज की डेट में अपने पास इन तीनों उद्योगों की जो डेफिनेशन है वो कब से है, 1 जुलाई 2020 से इन उद्योगों की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पहला सवाल यही हो गया कि MSME की नवीन परिभाषा बस कब से है, 1 जुलाई 2020। अगर अर्थशास्त्र की किताब इससे पुरानी है तो आपको MSME की मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन है वो क्या मिलेगी, गलत मिलेगी। क्लियर हो गई बात? अब इसमें सूक्ष्म उद्यम कौन सा है? पहला देखो सूक्ष्म उद्यम में शामिल है, तो यहां आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो निवेश अधिकतम 1 करोड़ का, निवेश अधिकतम 1 करोड़ का, और दूसरा है कारोबार अधिकतम 5 करोड़ का। देखो कारोबार का मतलब होता है हमेशा वार्षिक कारोबार। क्लियर हो गई बात? देखो सूक्ष्म उद्यम कौन से उद्यमों को या कौन से एंटरप्राइजेज को कहा जाता है, तो वो एंटरप्राइजेज जिसका इन्वेस्टमेंट अधिकतम कितना है, 1 करोड़। ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या है, एक साथ। मान लो कि कोई ऐसा एंटरप्राइजेज या उद्यम अपने लगा रखा है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने 1.5 करोड़ खर्च कर दिए, फिर चाहे उसका कारोबार चाहे 2 करोड़ का ही नहीं रहा होगा, उसको हम क्या नहीं मान सकते, सूक्ष्म उद्यम नहीं मान सकते। दोनों कंडीशन, जिसका अधिकतम इन्वेस्टमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी अपन लगा रहे हैं, अधिकतम कितना खर्च होना चाहिए, 1 करोड़, और उसका सालाना कारोबार 5 करोड़। अब मान लो कि अपन ने 80 लाख रुपए लगाए किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन उसका सालाना इनपुट जो है, सालाना कारोबार जो है, टर्नओवर है, वो अपने को मान लो कि 7 करोड़ मिल रहा है, तो भी वो क्या नहीं है, सूक्ष्म उद्यम नहीं है। एंड का मतलब है अगर और या अथवा लगाते तब तो एक से काम चल जाता। अपन ने कौन सा कनेक्टिव लगाया है, एंड कनेक्टिव। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। वो जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का और अधिकतम कारोबार 5 करोड़ का है, उस उद्यम को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्यम कहेंगे। क्लियर हो गई? ये डेफिनेशन कब की है, 1 जुलाई 2020 से। दूसरा इसमें आप लिखो लघु उद्यम। लघु उद्यम
ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप लिखेंगे निवेश अधिकतम, निवेश अधिकतम 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और कारोबार अधिकतम, कारोबार का मतलब सालाना से ही है, कारोबार अधिकतम 50 करोड़। अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेज है तो उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम। ठीक है, फिर क्या बच गया, मध्यम, मध्यम उद्यम। इसके लिए देखो निवेश इसका अधिकतम कितना होना चाहिए, मशीनरी वगैरह पे 50 करोड़, 50 करोड़। और कारोबार अधिकतम, कारोबार अधिकतम कितना होना चाहिए, 250 करोड़, 250 करोड़। ये भी एंड कनेक्टिव है, ये दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, इनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। क्लियर होगी बात। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान सरकार का जो है मेन ध्येय इन उद्यमों को ही डेवलप करना है। तो जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से उद्यम जो है वो उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, यही, क्योंकि सरकार के मुख्य ध्येय यही है। तो अधिकतम उत्पादन, अधिकतम रोजगार सृजन, समझ गए आप। अधिकतम नवाचार सरकार जो वो किन में कर रही है, एमएसएमई में कर रही है। अभी जैसे आपको पता हो तो कि जो ज़्यादातर फाइनेंसिंग या सब्सिडी या अनुदान या लोन वगैरह सरकार दे रही है, वो ज़्यादातर किस में दे रही है, एमएसएमई में ही दे रही है। क्लियर होगी बात। तो ये जो आपको पहले पता होना चाहिए कि एमएसएमई से क्या तात्पर्य है। ये नई डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, 1 जुलाई 2020 के बाद में आपको यही डेफिनेशन इसकी ध्यान में रखनी है। अगर किसी अर्थशास्त्र की किताब लिखने वाले ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है तो बात क्या होगी, गलत होगी। ठीक है। दूसरी चीज आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो देखो, लिखो आप इसमें राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं, सीधा सवाल है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यम उद्यम कोष्टक में आप लिखोगे फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। ये कोष्टक वाला शब्द आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं देगा। अधिनियम 2019। देखो इससे पहले अपने पास ऐसा कोई कानून नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि सरकार के मुख्य टारगेट में है ही एमएसएमई, तो निश्चित तौर पर सरकार की अधिकतम एक्टिविटी इसके ऊपर फोकस रहेंगी। ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा जाए अभी एमएसएमई में इन तीनों उद्यमों की मैंने डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन इसी कानून में लिखी हुई है। एमएसएमई को डिफाइन किया गया है किस में, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019। ये तो है इसका नाम। कोष्टक वाली बात क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। इसका मतलब है कि इस कानून में वो बातें लिखी गई हैं जो एमएसएमई की स्थापना के लिए फैसिलिटी, सुविधा प्रदान करना, और एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करना, और ऑपरेशन उनको संचालन करने के लिए। ठीक है। फैसिलिटी का मतलब है कि जैसे लेवलिंग करके इंडस्ट्री को कॉलोनी या जगह उपलब्ध करवाना, उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट का मतलब उस उद्यम को स्थापित करना, और ऑपरेशन का मतलब उसका संचालन करना। किस तरीके से उन्हें फैसिलिटी सरकार देगी, कैसे इन उद्यमों को एस्टेब्लिशमेंट या स्थापित किया जाएगा, और कैसे इनको संचालित किया जाएगा, इन सब के ऊपर सरकार ने
कानून जो है वो कब का है? तो सीधी सी बात है, इसको शॉर्ट में क्या देखेंगे, एमएसएमई एक्ट किस साल का है? 2019 का, शॉर्ट में। कई बार पूछ लेते हैं एमएसएमई एक्ट का मतलब अधिनियम हो गया, किस वर्ष का है? 2019 का। और इसी में ऊपर वाली वो डेफिनेशन दी गई है इन। अब जैसे एमएसएमई में व्यवस्था है, ठीक है, तो एमएसएमई को सुविधा प्रदान करना, उनकी स्थापना और उनके संचालन तीनों से संबंधित नियम है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए देखो एक मंत्रालय बनाया गया है, एमएसएमई मंत्रालय, अलग से मंत्रालय संचालित हो रहा है। तो ये लिख लो, अलग से एमएसएमई मंत्रालय गठित है। मतलब एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय इसके लिए क्या है? गठित है। क्लियर हो गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये लागू कब से हुआ? ये सवाल आपको ध्यान में, 17 जुलाई 2019 से है। या इस कानून के नीचे ऊपर एक लाइन लिख लेना, या इसके आगे लिख लो, लागू कब से हुआ है? 17 जुलाई 2019 से। मतलब इन तीनों टाइप के उद्यमों को राज्य सरकार ने कानूनी रूप से बढ़ावा देने के लिए ये कानून 2019 में पारित करके किस दिन से लागू किया गया है? 17 जुलाई 2019 से लागू किया गया है। अब देखो इसके बाद में क्या किया, इसको लागू करने के बाद में एमएसएमई पोर्टल इस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एमएसएमई पोर्टल 1 जुलाई 2020 से शुरू किया गया, 1 जुलाई 2020 से शुरू। देखो पोर्टल शुरू करने का मतलब समझते हो आप? जैसे अपन अपने डॉक्यूमेंट बनवाते हैं ना, आधार कार्ड, मूल निवास, तो अपन ने कहीं से भी ई मित्र से अपलोड कर दिया, तो इन इंडस्ट्री की जो फॉर्मेलिटी है वो ऑनलाइन पूरी हो जाती है। कहीं किसी के आगे पीछे धक्का खाने की जरूरत नहीं है। पटवारी से काम है, ग्राम सेवक से काम है, एसडीएम से काम है, तहसीलदार से काम है, तो एक पोर्टल के माध्यम से ये काम शुरू हो रहा है। समझ रहे हो ना? ये कानूनन प्रयास जो किया जा रहा है वो सरकार का इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो एमएसएमई जो पोर्टल है ये किस स्थिति से शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, अगला इसमें कुछ योजनाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं या कुछ सवाल इस पे ऊपर आपसे पूछे जाए तो पहला है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना अभी मध्यम उद्योग का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? लघु का मतलब क्या है? माइक्रो और फिर स्मॉल है। इन्वेस्टमेंट कितने तक का है? लघु में देखो 2 नंबर वाले में कितना लिखा अपन ने? निवेश 10 करोड़ है ना। देखो हाँ, तो अब देखो ये लघु है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका मतलब ये 2 नंबर वाले के लिए है। अगर वो परिभाषा आपको याद है तो आपको यहां फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है। देखो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ऊपर वाले तीनों में से कौन से को? स्मॉल इंडस्ट्री को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है 13 दिसंबर 2019 से। तो इसमें ऋण उपलब्ध करवाएगी इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए। तो सरकार अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध करवा सकती है? इन्वेस्टमेंट का 100%, मतलब 10 करोड़ तक का लोन प्रत्येक लघु उद्योग को सरकार उपलब्ध करवाती है। समझ में आ गई बात? तो आप इसमें लघु शब्द पे ध्यान देना, ये डेफिनेशन का मतलब है। तो इसमें लिखो लघु उद्योगों को 10 करोड़ तक का, ये रुपए वगैरह नहीं लिख रहे अपन, 10 करोड़ का मतलब रुपए ही अपने यहां, 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए
ये ध्यान में रखना है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि निवेश ही 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अधिकतम सीमा वही है 13 दिसंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 से। ठीक है। अब देखो आगे किताब में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि 25 लाख तक अगर लोन लेते हैं इन उद्योगों के लिए तो कोई ब्याज नहीं है। फिर धीरे धीरे करते करते पूरा 10 करोड़ ले रहा है, तो जितना इंटरेस्ट लोन तो बैंक देगी। अब मान लो कि बैंक से 10% ब्याज पे ले रहे हैं, तो 5% तो सरकार ग्रांट करेगी। 5% ब्याज कौन भरेगी? सरकार। और 5% कौन भरेगा? अगर 9% पे ले रहे हैं तो 5% सरकार देगी, 4% इंडस्ट्री लगाने वाला देगा। समझ आएगी ना बात? तो ये जो है 5% ब्याज अनुदान, देखो 5% अनुदान और 5% ब्याज अनुदान में फर्क होता है। 5% अनुदान लिख दें तब तो 10 करोड़ का 5% सब्सिडी हो जाएगी। अगर इसको सीधा लिख दें 5% अनुदान, इसका मतलब 10 करोड़ का 5% सब्सिडी हो जाएगी, छूट हो जाएगी। और 5% ब्याज अनुदान, तो बैंक जिस लोन की रेट पे दे रही है उसका 5% ब्याज कौन भरेगी? सरकार भरेगी। मतलब ब्याज अनुदान का मतलब है कि वो ब्याज उस सीमा तक सरकार भरेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सवाल आपसे पूछ सकते हैं, वो सवाल है निर्यात तैयारी सूचकांक। इस चैप्टर का अगला सवाल जो है वो है निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक, ईपीआई, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स। ठीक है, ये हर साल जारी होती है। और अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो मेन सवाल आपके लिए क्या है? देखो हर राज्य को, राज्य की भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष निर्यात की सिचुएशन क्या है, इस आधार पर एक संख्या दी जाती है, सूचकांक दिया जाता है। उससे राज्य की सिचुएशन का पता चलता है कि राज्य कैसी स्थिति में है। ठीक है। अब देखो भारत के नक्शे को आप देखोगे, सीधे सवाल की बात करते हैं तो देखो लैंडलॉक्ड स्टेट और लैंडलॉक्ड कंट्रीज, ये शब्द जानते हो ना आप? लैंडलॉक्ड वो होता है जिसकी सीमाएं किसी भी महासागर से नहीं मिलती है। और एक्सपोर्ट की जब बात आती है, आज भी देखो विदेशों में निर्यात, जिन राष्ट्रों या राज्यों की सीमाएं महासागरों से लगती हैं उनके लिए एक्सपोर्ट या निर्यात करना क्या होता है? आसान होता है। समुद्री मार्ग से निर्यात करना क्या है? शिपिंग आसान होती है। और जो लैंडलॉक्ड है वो या तो ट्रेन से करें या ट्रकों से करें या फिर बाई एयर करें। तो लैंडलॉक्ड स्टेट के लिए एक्सपोर्ट की सिचुएशन थोड़ी टिपिकल होती है। तो ये पहला सवाल तो है कि निर्यात तैयारी सूचकांक है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? पहला और महत्वपूर्ण सवाल। तो इसको नीति आयोग जारी करता है। भारत के सभी राज्यों की एक्सपोर्ट या निर्यात की सिचुएशन क्या है, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो पहला देखो, अभी अपन बात कर रहे हैं 2020 की, अगले बार 2021 हो जाएगा। अभी अपने पास डाटा है 2020 का। तो देखो पहला सवाल है कि निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बाकी रामायण लिखाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो भारत के जितने भी लैंडलॉक्ड स्टेट हैं उनमें राजस्थान टॉप पोजीशन पर आया है इस बार। प्रथम स्थान किस राज्य का है? लेकिन है किस में? खाली लैंडलॉक्ड में, भू आबद्ध, जिसकी सीमाएं जमीन से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इसमें राजस्थान 2020 में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। देखो खाली सवाल की बात करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? निर्यात की। निर्यात सूचकांक, तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। इस लिस्ट में राजस्थान का स्कोर जो हुआ है
वो 62.55 है, ये सूचकांक है। इन 100 में से दिए जाते हैं 62.55 अंकों के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट में सबसे अच्छी स्थिति किसकी? आप बाकी समुद्री मार्ग से करते हैं उनका आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान है। तो जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी सिचुएशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ऐसा हम क्या निर्यात करते हैं? बहुत ही, ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं आपको बता दूं। हम निर्यात क्या करते हैं? राजस्थान की निर्यात की विषय वस्तु क्या है? तो देखो राजस्थान क्या क्या निर्यात करता है, तो यहां ऐसे लिखेंगे क्या क्या निर्यातक, कौन सी चीजों के निर्यातक हैं, क्या क्या निर्यात, कौन? राजस्थान। इसमें आप देखो अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी का मतलब है इंजीनियरिंग सामग्री। दूसरा आप इसमें हस्तशिल्प, क्या लिखोगे? हस्तशिल्प। इसके बाद में आप लिखोगे कपड़ा, कपड़ा के बाद में धातु, धातु के बाद में रसायन एवं संबंधित सामग्री, रसायन एवं संबंधित सामग्री, केमिकल्स, ठीक है। इसके बाद में है संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक। संगमरमर, ग्रेनाइट मतलब पत्थर हो गया, ऑब्लिक करके लिख लेना, बाटे की सिचुएशन है ये, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे ज्वारात, क्या लिखोगे? ज्वारात का मतलब क्या हो गए? हीरे, ज्वारात एवं आभूषण, ज्वारात एवं आभूषण। फिर कृषि एवं खाद्य उत्पाद, कृषि एवं खाद्य उत्पाद। और उसके बाद में छोटी मोटी चीजें अन्य आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो आपको बता दूं मैं, ये इस हेडिंग से कि हम क्या क्या निर्यात करते हैं, तो राजस्थान जिन चीजों का एक्सपोर्ट करता है सारी आपके सामने है। अब इतनी सारी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप के काम की नहीं है। अब देखो आप क्या करेंगे, पहले 4 मिनट उसी सीक्वेंस में लिखाइए। राजस्थान सबसे बड़ा निर्यात जो है वो किसका करता है? अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक। मतलब राजस्थान से निर्यात की जाने वाली, सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली सामग्री क्या है? इंजीनियरिंग मटेरियल है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट आइटम, 4 देख लो टॉप के। उसके बाद कपड़ा, और उसके बाद धातु। ये लो, अगर आपसे कर्म पूछा जाए तो इन 4 तक पूछा जा सकता है। समझ आ गई बात? तो देखो सवाल बन गया, राजस्थान सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है उसमें अभियांत्रिकी सामग्री है। फिर उसके बाद हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प के बाद क्या है? कपड़ा है, निर्यात का सही क्रम है। और उसके बाद क्या है? धातु है। ये सीक्वेंस तो है आरएस जैसी परीक्षाओं के लिए, और आपसे ये पूछा जा सकता है छोटी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा निर्यात, सबसे बड़ी निर्यातक वस्तु क्या है? इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई सामग्री जो है, मटेरियल है, वो है। ये तीनों ही सवाल जो मैंने आपको बताएं, निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। राजस्थान का 2020 की लिस्ट में लैंडलॉक्ड कंट्रीज की श्रेणी में प्रथम स्थान है। राजस्थान की मुख्य निर्यातक वस्तुएं ये हैं, जिनमें टॉप की ये है और सीक्वेंस 4 का ये है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके। नेक्स्ट जो चीज अपन, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट की अपन बात करें तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। निर्यात को लेकर राजस्थान सरकार का नारा क्या है? मतलब राजस्थान सरकार का एक्सपोर्ट को लेकर जो नारा है, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को खोलोगे, जैसे आप विद्युत उत्पादन विभाग को खोलोगे, हैंडीक्राफ्ट आइटम डिपार्टमेंट को खोलोगे, पत्थर उद्योग को खोलोगे, वेबसाइट को खोलोगे, उसके ऊपर झपझपाती हुई एक बत्ती दिखेगी आपको,
इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल कुछ नहीं हो सकता। क्या है? मिशन निर्यातक बनो। हम बिजली भी इतनी बनाएं कि दूसरों को बेचें, हम कपड़ा भी इतना बनाएं कि दूसरों को बेचें, हम पत्थर भी इतना निकालें कि दूसरों को लो। हर जो अभी ये सारी चीजें हैं, देख रत्न एवं आभूषण, इन सब के ऊपर आपको क्या दिखेगा? मिशन निर्यातक बनो। तो ये खाली एक डिपार्टमेंट का नहीं है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में हम अच्छी स्थिति में, उन सब का मिशन क्या है? निर्यातक बनो। तो पहले बॉर्डर के ऊपर लिख लो, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों का मुख्य नारा, विभिन्न विभागों का मुख्य नारा, मुख्य नारा मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो। ये बहुत ही अनूठी पहल है राजस्थान सरकार की। कब से है? 29 जुलाई 2021 से। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2021 से राज्य सरकार ने अपने बहुआयामी निर्यात को मतलब सब क्षेत्रों में जिनमें अपन कर सकते हैं, उन सब में एक्सपोर्ट की स्थिति को लाने के लिए ये मिशन जो है वो शुरू किया है। तो चाहे अपन उद्योग की बात करेंगे तो भी क्या में पढ़ेंगे अपन? मिशन निर्यातक बनो। ऊर्जा की बात करेंगे या बिजली की बात करेंगे, वहां भी क्या पढ़ेंगे? मिशन निर्यातक बनो। ठीक है। अब अगली जो बात है कि निर्यातकों को निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने लोगों को उकसाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य निर्यात पुरस्कार योजना शुरू की है 2019 से। वो कानून जो बनाया ना 2019 वाला एक्सपोर्ट के लिए, उस कानून को बढ़ाते ही एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें क्या किया? 15 श्रेणियों के लिए 32 पुरस्कार। देखो ज्यादा कौन सी श्रेणियां हैं, झंझट में नहीं पड़ना। और प्लस एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, आजीवन निर्यात रत्न अवार्ड। लाइफ टाइम का मतलब आजीवन होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात होता है। तो अंग्रेजी में बोले तो लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, और हिंदी में बोले तो आजीवन निर्यात रत्न अवार्ड। तो 32 तो हो गए 15 श्रेणियों के लिए वो, और एक हो गया ये। टोटल कितने अवार्ड हो गए? 33 अवार्ड देती है। किस लिए? कि लोग या जो ये उद्यम है, एमएसएमई इंडस्ट्री जो है, वो क्या करें? निर्यात को बढ़ावा दे। समझ में आ गई बात? तो आप इसमें लिखो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। अब लिखाने की जरूरत नहीं है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। यह किस वर्ष शुरू की है सरकार ने? 2019 में। ये देखो एक्सपोर्ट को लेकर कानून, ये सब 2019 के बाद की एक्टिविटी है सारी। क्लियर हो गई बात? यहां पहली बात क्या करोगे? देखो 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार, और प्लस एक क्या है? ये लिखोगे आप लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। ये मैं देख के बताऊंगा, कल आते हैं मेरे को बताना है ना। अगर दे दिया है तो थोड़ा सा आज मैं कंफर्म नहीं कर पाया। एक्सपोर्ट अवार्ड। अब देखो यहां आपसे क्या पूछा जा सकता है? इस सवाल में यह पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत कुल कितने अवार्ड दिए जाते हैं? 33। किसे कौन सा दिया गया? अगर किसको दिया गया है वो केवल ये लास्ट वाला पूछ सकते हैं कि 2020 का 21 का लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है या किस उत्पादक को दिया गया है। समझ में आ गई ना बात? ये एक सवाल जो है जो मैं नहीं देख सका, इसके ऊपर इंट्रोगेट करके छोड़ दो। आप भी देख सकते हो नेट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अधूरी चीज है जो मैं आज नहीं देख पाया, भूल गया देखना, ठीक है ना। तो यहां केवल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देने की योजना राज्य सरकार ने 2019 में शुरू की।
32 प्लस 1 टोटल कितने अवार्ड देते हैं इस योजना के तहत? 33 अवार्ड देते हैं। ठीक है, पूछा क्या जा सकता है? ये एक अवार्ड पूछा जा सकता है। तो ये कुछ तो चेंज होना नहीं है, हर साल आपका गोले वाला ये चेंज होगा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एक हेडिंग डालेंगे आप, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं, सवाल समझ में आ रहे हैं ना? ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, इसमें सवाल टाइप ही लिखोगे आप इसमें, राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प, राज्य में, सवाल की भाषा ही लिख लो सीधी, राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प, उद्योगों एवं हस्तशिल्प, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन एवं औद्योगिक गतिविधियों एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन एवं सहायता हेतु नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी मतलब किसे यह जिम्मेदारी दी गई है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग उत्तर आएगा इसका। कौन है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ये उत्तर आएगा इसका, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है, पहला सवाल। अब ये विभाग क्या करता है? ये विभाग क्या करता है? तो इसके लिए दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमों की स्थापना करनी है। निवेश का मतलब है चाहे यहाँ के लोकल पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाएं, कोई विदेशी आदमी राजस्थान में पैसा लगाएं, इसके लिए निवेशकों को आकर्षित, निवेश में स्वदेशी और विदेशी दोनों आते हैं। ठीक है ना? तो यहां उनको अगर किसी प्रकार की कठिनाई आती है, जैसे कोई अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पैसा लगाए, तो यहाँ के कानून कायदे, पटवारी, ग्राम सेवक, एसडीएम, तहसीलदार किसी को नहीं जानता, ना यहाँ का मैकेनिज्म जानता, तो उसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए मतलब क्या हमें मिलेगा? तो इसके लिए एक निराकरण कमेटी गठित की जाती है, समिति गठित की जाती है। तो जिला स्तर पर तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। यह काम किसका है? उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा। तो इसमें लिखो, ये तो कॉमन लिख लो, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पहले एक लाइन लिख लो पूरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य में, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य में, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य में निवेश प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन एवं नए उद्यमों की कठिनाइयों की निराकरण हेतु नए उद्यमों की कठिनाइयों के निवारण हेतु विवाद एवं निवारण तंत्र समिति का गठन किया जाता है। विवाद एवं निवारण तंत्र समिति का गठन किया जाता है और डैश करके पहला लिखो जिला स्तर, इसके ऊपर लिखो कलेक्टर की अध्यक्षता में, कलेक्टर की अध्यक्षता में। तो पूरी भाषा क्या बनेगी? जिला स्तर पर गठित कौन सी? विवाद एवं निवारण तंत्र समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। और फिर क्या लिखोगे? राज्य स्तर पर ये मुख्य सचिव, राज्य का
चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसा होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने ये जो समितियां बनाई है, ये जो जजमेंट दे देती है, वो सरकार के बाकी सभी विभागों को मानना जरूरी है। मतलब इन समितियों के निर्णय, जैसे मुख्य सचिव ने ये जजमेंट तो किसकी ओर से आते हैं? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगर इससे सरकार का कोई दूसरा विभाग प्रभावित होता है, आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, कोई सा भी होता है, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, कोई सा भी प्रभावित हो रहा है, तो भी इसके फैसले को मानना पड़ेगा। समझ आ गई बात। सारे डिपार्टमेंट्स को आबद्ध कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल इसमें आता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री, शॉर्ट में लिख लो चाहे, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है। यहां देखो एक सबसे आने वाला सवाल मैं आपको बता दूं अगली परीक्षा का, एक तो मेरे दिमाग में आ गया है। जैसे नरेगा है, नरेगा है ना, नरेगा का नाम क्या है? मनरेगा। गांव की है या शहरों की है? गांव की। कितने दिन की रोजगार गारंटी है? 100 दिन की। अभी तक केवल गांव के लोगों को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। क्या शहरी लोगों को भी गारंटी है क्या? कल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.99% मानकर चलो इस सवाल को। कल जिस योजना का उद्घाटन सीएम ने किया है, उस योजना को आप जस्ट अगली भर्ती में ये सवाल आएगा। यही वो सवाल हैं जिनके ऊपर मतलब बहुत ही अपने को फेर दिख रहा है, फिर भी अपन उसको बाकी सवालों की समकक्ष मान लेते हैं। देखो गेस्ट पेपर से पढ़ने का मतलब समझ रहे हो ना, और आपने मान लो 50 लाइनें पढ़ी, गेस्ट पेपर बना के 50 लाइनों को रटा, उनमें से 5 आ रहे हैं, इससे कोई बड़ी पढ़ाई नहीं हो सकती, आपको बता दूंगा। 100 में से 5 जीके के सवाल निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां इसका उद्देश्य क्या है? तो पहली बात तो मैं किस डिपार्टमेंट के साथ पढ़ा रहा हूं आपको? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ। तो बिल्कुल उद्देश्य लिख लो इसका। अब इसमें देखो ग्रामीण और शहरी शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब दोनों के लिए है। तो इसमें लिखो उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाकर, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाकर, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाकर, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सब नाम में दिख रहा है। ये देखो रोजगार सृजन, ठीक है। तो यहां प्रधानमंत्री राष्ट्रव्यापी योजना है, तो इसमें गांव व शहर, ठीक है। और दूसरा उद्योगों के माध्यम से रोजगार, उद्योगों के माध्यम से रोजगार। बिल्कुल शॉर्ट में एक हिंट दिमाग में बैठना चाहिए, ऐसी चीज नाम के साथ की जो आपको याद रह जाए और उसका कंटेंट भी उसमें आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखो राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। देखो ये कोविड के बाद में बहुत कुछ चेंज हो गया है, पॉलिसी फ्रेमिंग में भी काफी बदलाव आ गया है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, ये आपको पहले वाली 2010 के आसपास की मिलेगी, शायद 10 की है, तो ये विकास नीति 2019 की हो गई है। वो जो कानून अभी मैंने एमएसएमई एक्ट बताया ना, उसके बाद में काफी कुछ चीज चेंज हो गया है, ठीक है। निवेश के मामले में आपको पहले 2005-6 का मिलेगा, निवेश के मामले में भी नई पॉलिसी आ गई है। तो दूसरा विष्णु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान पुराने वाली बेकार हो गई है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष की है? 2019 की है। राजस्थान प्रोत्साहन नीति 2019 की है। अब देखो यहां
एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य लिखो, तीव्र, स्थायी एवं संतुलित, तीव्र, स्थायी एवं संतुलित विकास करना। अब देखो यहां मेन चीज क्या है? बैलेंस्ड डेवलपमेंट, संतुलित विकास की बात करेंगे, ठीक है, संतुलित विकास की बात करेंगे। तो पहली बात तो देखो, ये 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई है। ये 17 दिसंबर 2019 से मैंने, देखो ये सबके लिए है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति सारे उद्योग लगाने वालों के लिए है, ठीक है ना। अब इस नीति के तहत संतुलित विकास के लिए मेन चीज क्या है? सरकार ने एक प्रोजेक्ट और शुरू किया है, उसको अपन कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष पैकेज योजना। इसी नीति के तहत, तो अंबेडकर का नाम सुनते ही किसके साथ जाओगे? SC/ST के साथ। तो आप इसमें नीचे ये लिखो संतुलित के लिए, यहां इसमें लिखो, इस नीति के तहत, इस नीति के तहत SC/ST के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु, SC/ST के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु, प्रोत्साहित करने हेतु डॉक्टर BR अंबेडकर विशेष पैकेज, डॉक्टर BR अंबेडकर विशेष पैकेज योजना शुरू की गई है। विशेष पैकेज योजना शुरू की गई है। विशेष पैकेज योजना शुरू की गई है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर अगला सवाल अपन देखेंगे, देखो एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है, CSR, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? देखो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है। कॉरपोरेट किसको कहते हैं? कॉरपोरेट जगत किसको कहते हैं? जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सारी आ जाती है। अब इनसे क्या होता है कि जैसे एक आदमी बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है और उससे मान लो कि किसी प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, तो फायदा तो अकेला उठा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? समाज का हो रहा है। तो इसके लिए एक अथॉरिटी बना दी है राजस्थान सरकार ने, समझा की बात। और तो सभी से इसकी भरपाई नहीं की जाएगी, जो बहुत मोटा कमाने वाले हैं उनसे की जाएगी। तो पहला सवाल इसमें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व शब्द के साथ, ये CSR के साथ आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला सवाल है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन कब किया गया, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका गठन है 6 नवंबर 2019। सारी देखो कोविड के बाद की हैं, 6 नवंबर 2019। किससे है ये? तो देखो कौन सी कंपनियों से ये लिया जाएगा? वे कंपनियां दायरे में होंगी, वे कंपनियां दायरे में होंगी, ठीक है। जो कंडीशन देखना इनकी क्या क्या है? पहला, कुल वार्षिक संपत्ति 500 करोड़ या अधिक होंगी। एक जिनकी शब्द और लिख लो यहां, जिनकी
कुल वार्षिक संपत्ति, जिनकी कुल वार्षिक संपत्ति 500 करोड़ या अधिक हो, 500 करोड़ या अधिक हो। पहली बात तो वार्षिक संपत्ति। दूसरा क्या है इनमें, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक हो, सालाना बिजनेस टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक हो। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 500 करोड़ हो। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 500 करोड़ हो। अब देखो यहां क्या है, ये 3 टाइप की बातें बता दी, तो इन सब के बीच में अथवा है। इन सब के बीच में क्या है, अथवा। अथवा का मतलब है इन तीनों में से किसी भी एक श्रेणी में जो कंपनी आती है, या तो जिसकी वार्षिक संपत्ति 500 करोड़ या ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर सालाना बिजनेस 1000 करोड़ या अधिक है, या जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 500 करोड़ से अधिक है। अथवा लगा है, इसका मतलब तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। तो सवाल देखो, एक तो ये प्राधिकरण का गठन, CSR प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, 6 नवंबर 2। और CSR के अंडर कौन सी कंपनी को लाया जा सकता है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन जिस कंपनी की पूरी हो रही है उसको अपन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ला सकते हैं। बाकी चीजें आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर निवेश संवर्धन ब्यूरो, अगला सवाल जो है वो है निवेश संवर्धन ब्यूरो। निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये शॉर्ट में अपन BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं ज्यादातर इसको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन क्या है ये, देखो राजस्थान सरकार की ये एक निवेश संवर्धन एजेंसी है। संवर्धन का मतलब क्या है, संवर्धन का मतलब क्या होता है, संवर्धन का मतलब होता है कल्टीवेट करना। क्या होता है संवर्धन का मतलब उसको बढ़ावा देना। तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने वाली शीर्षस्थ एजेंसी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि MSME पॉलिसी के तहत वाणिज्य विभाग है वो भी कर रहा है, लेकिन शीर्षस्थ एजेंसी राजस्थान सरकार का जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सर्वोच्च निकाय, शीर्षस्थ निकाय। ऐसे तो आगे मैं रिको की एक्टिविटी बताऊंगा कि रिको भी निवेश को आकर्षित कर सकता है, लेकिन रिको सीधा निवेश के लिए आकर्षित नहीं करता। रिको जैसे किसी जमीन का अधिग्रहण करेगा और उसको उद्योग लगाने के लिए लेवलिंग करेगा, बढ़िया सड़क बनाएगा, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाएगा, बढ़िया पानी की व्यवस्था करेगा तो लोग ललचा गए। लेकिन वास्तव में शीर्षस्थ एजेंसी कौन सी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, तो आप इसमें पहला सवाल लिखेंगे, राज्य में निवेश संवर्धन की सर्वोच्च एजेंसी, निवेश संवर्धन की सर्वोच्च एजेंसी, या निवेश संवर्धन हेतु लिख लेना, निवेश संवर्धन हेतु सर्वोच्च एजेंसी। ठीक है, मतलब राजस्थान में निवेश को, चाहे वो भारतीय आदमी इन्वेस्टमेंट करे उद्योगों में, चाहे कोई विदेशी करे, सर्वोच्च एजेंसी कौन सी है, निवेश संवर्धन एजेंसी है। ठीक है ना। इसकी स्थापना जो है ये 1991 में हुई थी, ये लिख लो आप। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऐसी एजेंसी है, कोई ऐसा निवेशक है, सीधा सवाल देखना,
जो 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है राजस्थान में, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, तो वो अपनी फाइल जैसे ही इस बोर्ड के सामने पेश करेगा इन्वेस्टमेंट की, तो वो फाइल सीधी की सीधी इस ब्यूरो को किसे रेफर करनी होती है? स्टेट एम्पायर्ड कमेटी को भेजेगा वो। अगला एक कहता है कि मुझे 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब नीचे के सारे लोचे एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। वो फाइल ब्यूरो के काउंटर से सीधी किसके पास जाएगी? स्टेट एम्पायर कमेटी के पास जाएगी, जो 10 करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट डीलिंग एजेंसी है, ठीक है। और उसका चेयरपर्सन होता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। समझ में आ गई बात? तो देखो, या तो ये पूछा जाए कि स्टेट एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो स्टेट एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अगला सवाल आप इसमें लिखो, BIP, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP 10 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों, 10 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एम्पायर्ड कमेटी को भेजेगा। ठीक है। ये कमेटी आवेदन की जांच कर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश करेगी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश करेगी। अब देखो, यहां दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनकी टेक्नोलॉजी समझेंगे। जैसे मान लो कि BIP के पास कोई ऐसा केस आया जो मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये BIP इस फाइल को कहां भेजेगा? ये स्टेट एम्पायर्ड कमेटी को भेजेगी। किसको भेजेगी? स्टेट एम्पायर्ड कमेटी को। ये स्टेट एम्पायर्ड कमेटी जो है वो सर्वाधिकार रखती है, मतलब उसके आवेदनों को खारिज करना, किसी जो आप प्रस्ताव या आवेदन आता है उसको खारिज करना या उसको बहाल करना, बढ़ाए रखना, उसके आगे सिफारिश करना, सर्वाधिकार सुरक्षित, ये शब्द लिख लेना। जो फाइलिंग आएगी उसके ऊपर अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एम्पायर्ड कमेटी ने जो फैसला ले लिया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो उसकी पूरी की जांच करके किसे भेजेगा? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भेजेगा। इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। दोनों सवालों में कंफ्यूज हो जाता है, तो आप समझ गए ना। आप ये दोनों ही चीजें किससे जुड़ी हैं? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से। सामान्यतः ये परमिशन दे देता है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आएगा तो ये ब्यूरो ऑफ प्रमोशन जो है ये किसको भेजेगा? स्टेट एम्पायर्ड कमेटी, जिसका अध्यक्ष CS होता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होता है। वो पूरी जांच छानबीन करके वो किसको रेफर करेगा? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मुखिया कौन होता है? ठीक है। तो देखो सवालों की भाषा कितनी हो गई। राज्य में औद्योगिक निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करने वाली शीर्षस्थ एजेंसी BIP सामान्यतया 10 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट परमिशन दे सकती है। 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट की कोई भी प्रस्ताव या आवेदन आता है तो उसको स्टेट एम्पायर्ड कमेटी को भेजेगा। तो सवाल यह है कि स्टेट एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव ऐसे इन्वेस्टमेंट की फाइल को किसको रेफर करेगा? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, जिसका मुखिया कौन होता है?
तो 10 करोड़ से ऊपर का जो मामला है, सीधी सी बात है, उनकी डीलिंग कौन करेगा? सीएम ही करेगा। ठीक है, ये महज एक एजेंसी है जो जांच वांच करके सारे कागजात सीएम ऑफिस में पेश कर देती है। तो सवाल ये है, स्टेट एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव। और दूसरा है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष कौन है? सीएम। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही शीर्ष संस्था से जुड़े हुए। मेरे हिसाब से सवाल समझ में आ गए होंगे। इनके अलावा आपको इनके बारे में यहां से ज्यादा नहीं देखना। फिर देखो क्या है, अब आपको ज्यादा उलझन कहां होगी? जब आप इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ोगे। पहली बात तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी बाय द वे आप जैसे कंसेप्ट के लिए पढ़ना चाहो तो आपको दिक्कत आएगी, रिको और बीआईपी की स्कीम्स को एक साथ पढ़ोगे, है ना? तो अपने पास इंट्रोगेट क्या है, कौन सी चीज है? इस इंट्रोगेट का मतलब है जो उलझन आपको सुलझानी है। जहां भी मैं नोट्स में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं, इसका मतलब आप क्या समझेंगे इसे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो बीआईपी है, ठीक है, ये फैसले तो लेती है, लेकिन बीआईपी के पास कोई ये तो एक मशीनरी है, नीतिगत निर्णय लेती है, किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, किसकी फाइल को इधर उधर करनी है। बाकी जुगाड़ तो कुछ होता नहीं है इसके पास, इसकी औकात कुछ नहीं होती है। औकात इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किसके पास है? रिको की। देखो ध्यान देना, राज्य में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी रिको। रिको जो प्लान बनाएगा, ये सीधी सी बात है, कॉलोनाइजर होता है। आप समझना इस बात को, कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है, बढ़िया डेकोरेट करता है। फिर वो दलाल होते हैं ना 1% 2% वाले, वो पकड़ के लाते हैं कि देख तेरे को बढ़िया कॉलोनी दिखाता हूं। तो बीआईपी वही है, बस समझ गए ना आप? तो ये औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाली और आकर्षित करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ा दलाल है। किसी न किसी मुर्गे को फंसा के लाएगी है। एक्चुअल में डेवलप कौन करता है? रिको करता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि इतने दिन सरकार के पास खाली रिको ही थी। रिको के अलावा अब रिको के जब कार्यभार बढ़ा तो ये चार्ज या ये जो पावर है प्राइवेट एजेंसियों को भी राजस्थान सरकार देने लग गई है। किशनगढ़ में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अजमेर में, उसको एक प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है। किसने किया है? प्राइवेट कंपनी ने। तो अभी तक अगर पिछले 2-4 सालों को छोड़ दें तो उससे पहले राजस्थान में जितना भी औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो किसने किया है? रिको ने। 71 राज था रिको का, लेकिन अब रिको सारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो प्राइवेट एजेंसियों को भी ये टेंडर जो सरकार देने लग गई है। ठीक है, तो यहां निवेश को आकर्षित करने के लिए बीआईपी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रिको। तो पहले मुर्गा पकड़ के लाएंगे, तो मुर्गा पकड़ के लाने से पहले इसको खुद को देखना होगा कि रिको कहां कहां क्या क्या कर रहा है। तो रिको के जो प्रोजेक्ट है, रिको की जो मीटिंग्स हैं, रिको के जो सम्मेलन है, उन सब में बीआईपी को भाग लेना होता है। समझ में आ गई बात? तो आप इसमें देखो एक सेंटेंस लिखेंगे, बीआईपी अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु, मतलब बड़े निवेशकों से संपर्क करे इससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? बीआईपी अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु गतिविधियों के संचालन हेतु रिको के विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता है। विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता है। मैं देखो 2-3 सवाल बनाऊंगा, उनकी पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन कोविड में भीड़ इकट्ठी करने की परमिशन नहीं थी, तो सेमिनार की जगह नई कंसेप्ट आई थी वेबिनार। ठीक है, तो कोविड के दौरान ये जो कार्यक्रम चले हैं वो सेमिनार की बजाय किसके माध्यम से? ठीक है, इस हेतु कोविड-19 के तहत अनेक वेबिनार्स का आयोजन किया गया है। अनेक वेबिनार्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब जो पूछने लायक है केवल उसी की बात करूंगा मैं।
जिनमें मुख्य और डैश कर दो, मतलब ये सारे क्या हैं, वेबिनार हैं, ऑनलाइन सबमिट हैं ये। पहला लिखो, इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये भारत सरकार की एजेंसी है। इसका किसके साथ वेबिनार हुआ है, तो जापान। और कब हुआ है, 16 मार्च 2021 को। बस जितना लिखा दिया इसी से काम चलाना, भाषा चाहे कैसी भी आए। देखो सवाल की भाषा आपके सामने दिख रही है। 16 मार्च 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का जो वेबिनार आयोजित किया गया वो किस राष्ट्र के साथ, जापान के साथ मिलकर किया गया। ठीक है, फिर 19 जुलाई 2021 को दूसरा सवाल। बहुत सारे हैं वैसे तो, इसमें 30वां वेबिनार है। 19 जुलाई 2021 को, इसका कोई स्थान तो होता ही नहीं है ना वेबिनार का। 2021 को फिक्की और सिक्की द्वारा, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करने वाली दो संस्थाएं, फिक्की और सिक्की द्वारा राजस्थान में निवेश संवर्धन हेतु वेबिनार। मतलब किन दो संस्थाओं ने मिलकर राजस्थान में निवेश संवर्धन के लिए ये वेबिनार, फिक्की और सिक्की। केवल 2 ही सवाल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखो 2 सवाल मैं आपको बताऊंगा, दोनों एक जैसे से ही है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आने वाले हैं। एक तो आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एकल खिड़की अनुमति प्रणाली। ठीक है, एकल खिड़की अनुमति प्रणाली। दूसरा है, इसमें शब्द है वन स्टॉप शॉप। क्या है, वन स्टॉप शॉप। इससे मिलता जुलता एक वर्ड मैं आपको और बताता हूं। ये बस हो गई, 1-2 दिन में हो जाएगी। बस 2 क्लास और करनी है। इसमें देखो सारे चैप्टर राजस्थान जी के आप जो पढ़ते हो उसमें चेंज क्या हुआ है। पुरानी चीज़ें जैसे ही आपके सामने आएंगी आप अपने आप उनमें से हटा दोगे। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो, जैसे मान लो आप पर्यटन का चैप्टर पढ़ते हो, तो पर्यटन की ताज़ा रिपोर्ट पढ़ो। उस चैप्टर में से जो चीज़ डाटा चेंज हो गए वो हट जाएंगे। अगर पहले आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब वाली चीज़ दिमाग में स्कैन हो गई, फिर आप लेटेस्ट पढ़ोगे तो दोनों में क्या होगी, कंट्रोवर्सी होगी। तो आप जो चीज़ चेंज हो गई उसको खाली एक ही बार पढ़ोगे, खाली एक ही बार पढ़ोगे। हाँ, ये जो 2 सवाल मैं आपको बता रहा था वो लिखो। पहला है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। वहां आपको ये सारी चीजें जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां चैप्टर आधा हो जाएगा। हर चैप्टर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली।
एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली। देखो चैप्टर अपन उद्योग का ही पढ़ रहे हैं आज। किसका पढ़ रहे हैं? उद्योग का पढ़ रहे हैं। तो सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जब जरूरत पड़ती है, उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जब जरूरत पड़ती है, तो देखो लाइसेंसिंग प्रणाली ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा विभाग जुड़े हुए होते हैं कि वहां से क्लियरेंस लाओ, वहां से अनुमति लाओ, वहां से अनुमति लाओ। तो यहां इसमें क्या है कि किसी भी उद्योग के लिए जब आवेदन किया जाएगा तो विभिन्न विभागों के कर्मचारी एक ही काउंटर के ऊपर आके अपनी सेवाएं देंगे। तो यहां आपको ध्यान में रखने वाली जो चीज है वो क्या है, इसमें अभी 15 विभाग और 105 सेवाएं हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो लाइसेंसिंग अनुमति, लाइसेंस अनुमति एवं अनुमोदन, लाइसेंस अनुमति एवं अनुमोदन, तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। किसके लिए? उद्योगों के लिए। उद्योग पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो ये लाइसेंसिंग के लिए है, अनुमति उद्योगों की अनुमति के लिए है या अनुमोदन के लिए। तो इसमें तीनों एक्टिविटी शामिल है। राज्य सरकार के कितने विभाग? तो इसमें देखो 15 विभागों की, यही बात आपको ध्यान में रखनी है, 15 विभागों की 105 सेवाएं शामिल हैं इसमें। शुरुआत इसकी 18 विभागों से हुई थी, 18 सेवाओं से, और आज अपन कितनी सेवाओं तक पहुंच गए हैं? 105 सेवाओं तक पहुंच गए। बस ये डाटा बार बार पूछते हैं, आरएस के लिए इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखे वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप, ठीक है। वन स्टॉप शॉप ये भी एक दुकान या काउंट्री है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या देखोगे, पहले इसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य है एकल खिड़की, लिखो एकल खिड़की अनुमति प्रणाली को सुदृढ़ करना। समझ में आ गई बात? जस्ट ऊपर वाली एकल खिड़की अनुमति प्रणाली को सुदृढ़ करना, ठीक है। अब यहां देखो क्या है ये, देखो इसका संबंध किससे है? अब देखो राज्य का मोटा फायदा किसको है? जैसे कोई निवेशक आता है, मैंने आपको बताया कि 2019 से पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, 2020 से पहले, कोविड से पहले। तो जो बड़े निवेशक आ रहे थे, कोविड में तो कोई भी आया, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट गया, साले को भर्ती कर लो, है किसी के भी होते, किसी के दांत में दर्द हो रहा है, उखाड़ के भर्ती कर लो, मतलब लोगों ने मारकाट मचा दी। तो स्टेट भी ऐसा ही निकला। तो इसमें क्या हुआ कि वन स्टॉप शॉप जो है ये शुरू कर दी 16 सितंबर 2020 से। और इसमें क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट का ऑफर यदि वीआईपी के पास आता था तो वो किसके पास जाता था? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जाता था। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी अपनी ये दुकान लगा दी, वन स्टॉप शॉप। मतलब वो फाइल वापस आपको एकल खिड़की पे भेजने की जरूरत नहीं है, बस सीएमओ में ही उसको निपटा दो आप। समझ आ गई बात? तो एकल खिड़की अनुमति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार ने इसकी सहायक जो काउंटर प्रणाली शुरू की, उसको अपन क्या कहते हैं? वन स्टॉप शॉप, ठीक है। तो ये हो गया। नीचे एक लाइन और लिखो डेस्क करके आप इसमें, वन स्टॉप शॉप की स्थापना के बाद, वन स्टॉप शॉप की स्थापना के बाद ही
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है, जिसका मुखिया कौन होता है? सीएम होता है। तथा इसके लिए यह सवाल देखना, तथा इसके लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन, सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन कोष्टक में संशोधन विधेयक 2020, इस विधेयक की जगह अधिनियम कर लेना, ये गजट नोटिफाई हो गया, अधिनियम 2020 पारित कर दिया। ठीक है, और इसी के तहत एक पोर्टल बना दिया। पोर्टल का मतलब वही ऑनलाइन एक्टिविटीज से शुरू कर दी गई। ये मोटी मोटी चीजें मैंने इसमें आपको बताई है। तो देखो, ये सारी एक्टिविटी जो है वो मैंने किससे संबंधित बताई है?